हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे आरबीआई के कार्य। और आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला तो जो है वो आरबीआई का कार्य होता है, जो है वो करेंसी नोट्स जो है वो जारी करते हैं। और उसके लिए कौन सा सिस्टम अपनाते हैं अभी वर्तमान में? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है ये? मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो अपनाया जाता है। फिर दूसरा जो उसका कार्य होता है वो बैंकों की नियामक संस्था है, यानी बैंकों के लिए नियम वगैरह बनाने का काम जो है वो आरबीआई करती है, बैंकों को लाइसेंस देती है। अगर आरबीआई के नियमों को कोई नहीं माने तो आरबीआई उसके ऊपर दंड लगा सकती है, उस पर पेनल्टी चार्ज कर सकती है। और अगर बहुत ही ज्यादा हो जाए केस तो फिर उसके लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार भी आरबीआई के पास में है। फिर आरबीआई जो है वो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य कर सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने का मतलब सरकार को अगर ऋण चाहिए, गवर्नमेंट को लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट के ऋण का प्रबंधन आरबीआई करती है। पर कौन से ऋण का प्रबंधन करती है? आंतरिक ऋण, जो भारत के अंदर से लिया जा रहा है। अगर भारत के बाहर से लिया जा रहा है तो उसके लिए वो सरकार स्वयं करती है। हालांकि अभी ऐसा एक विचार चल रहा है जिसके अंदर कि आरबीआई से कार्य ले लिया जाए और एक अलग संस्था को दे दिया जाए, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी जिसको हम कहेंगे। और जब भी गवर्नमेंट अगर ऋण लेगी तो क्या जारी करेगी? सिक्योरिटी जारी करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगी और उसके माध्यम से ऋण जो है वो लिया जाता है। फिर उसके बाद में फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। उसमें चार चीजें होती है आपका: विदेशी परिसंपत्तियां, गोल्ड, एसडीआर और रिजर्व ट्रांस जो होते हैं। फिर विनिमय दर का प्रबंधन। विनिमय दर क्या होती है? वह दर होती है जिसपे घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है, उसको हम विनिमय दर कहते हैं। इसको प्रबंधित करने की या मैनेज करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ताकि इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, इसलिए हम ये कार्य जो है वो करते हैं। फिर क्लियरिंग हाउस की तरह भी काम करते हैं, यानी जितने भी सेटलमेंट्स होते हैं, अगर एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच कोई भी लेन देन है तो उस लेन देन को पूरा करने का काम, उसको संपादित करने का काम कौन करता है? आरबीआई उसमें बीच में जो है वो क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आरबीआई का वो है तरलता का नियंत्रण। और तरलता का नियंत्रण कैसे करती है? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। और मौद्रिक नीति के अंदर दो प्रकार के उपाय होते हैं, एक तो जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं और दूसरे क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स में अपन ने सबसे पहला पढ़ा था वो था बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? तो आरबीआई के द्वारा बैंक को ऋण दिया जाएगा। कैसा ऋण होगा ये? लॉन्ग टर्म का दीर्घकाल का जो ऋण जिस रेट पर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? बैंक रेट। और इसको और किस नाम से जानते हैं? दंडात्मक दर या पीनल रेट भी कहते हैं। और वर्तमान में किसके बराबर है ये? एमएसएफ के बराबर है। दूसरा होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब बैंक के पास में जितनी भी जमाएं आई, उन जमाओं का कुछ भाग उसको आरबीआई के पास में कैश के रूप में जमा कराना होता है, जिसके बदले आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता। और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है। फिर एसएलआर, जितनी भी जमाएं आई उसमें एक तो सीआरआर निकाल दो और साथ साथ में फिर दूसरा एसएलआर, कि आपको कुछ भाग जो है, जितनी भी आपके पास जमाएं आई है उसका कुछ भाग आपको सरकारी तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है। लिक्विड एसेट्स जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, कैश है, गोल्ड है, इनमें रख सकते हैं, परंतु मेनली किसमें रखते हैं? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। फिर होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई के द्वारा बैंक को लोन दिया जाएगा और कैसा होगा? शॉर्ट टर्म का लोन होगा। जिस ब्याज दर पर दिया जाएगा उसको बन कहेंगे रेपो रेट। इसके बदले बैंक को क्या रखना पड़ेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति। परंतु ध्यान ये रखना है कि एसएलआर वाली प्रतिभूतियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर रिवर्स रेपो क्या होती है? तो बैंक जो है वो अपना पैसा किसके पास रखेगा? आरबीआई के पास। बैंक आरबीआई के पास पैसे रखेंगे और उसके बदले में आरबीआई बैंक को जो एक ब्याज देगा और वो ब्याज का नाम होगा रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये जो रेपो बाजार इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये किसके तहत विकसित किया गया? तरलता समायोजन सुविधा या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कब शुरू की गई? वर्ष 2000 के अंदर जो है वो ये शुरू किया गया। फिर यहाँ पर रेपो रेट में तो हम जो है वो इस एसएलआर वाली प्रतिभूतियों का प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु अगर किसी बैंक को बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो क्या करना पड़ेगा उसको? तो फिर सरकार ने आरबीआई ने 2011 में एक व्यवस्था शुरू की जिसको नाम दिया गया एमएसएफ। उसके तहत भी आरबीआई जो है वो बैंकों को ऋण देती है
और बैंक जो है वो गिरवी रख सकते हैं, एसएलआर वाली प्रतिभूतियों को भी गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, ये एक दिन के लिए लोन होते हैं, ओवरनाइट लोन्स जो हैं वो हुआ करते हैं। और यहां पर ये जो ब्याज दर होती है ये रेपो दर से क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसलिए एमएसएफ को भी ये कहा जाता है कि ये एक प्रकार की दंडात्मक दर है, एक पेनल रेट जो इसको कहा जाता है। एमएसएफ के तहत मिनिमम ऋण कितना लिया जा सकता है, 1 करोड़ उसके गुणांक में आपको ऋण लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम कितना ले सकते हो, जो टोटल नेट लायबिलिटीज उसका 3% से ज्यादा जो है वो नहीं ले सकते। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसके तहत क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री जो है वो की जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम जो है वो आरबीआई इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत करते हैं। फिर एलटीआरओ, कोरोना काल में इसको शुरू किया गया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, और इसके तहत जो बैंक है उन बैंकों को दीर्घकाल के ऋण दिए गए, 1 साल से 3 साल तक के ऋण दिए गए, और ये कौन से ब्याज दर पर दिए गए, रेपो रेट पर, रेपो रेट पर जो है दिए गए, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, एलटीआरओ जो है वो नाम दिया गया। 2 चरणों में, एलटीआर 1, एलटीआरओ 2। ये क्वेश्चन कर लिया था। अब देखो, अगर कहीं पर भी अगर आप इसको तरलता को नियंत्रित करना है, अगर आरबीआई है और आरबीआई को तरलता को क्या करना है, नियंत्रित करना है। नियंत्रित करना है इसका मतलब तरलता को बढ़ाना है या कम करना है, मात्रात्मक उपाय है। तरलता का मतलब हो गया बाजार में जो पैसा है, अब आरबीआई को क्या करना चाहिए, अगर मान लो बाजार के अंदर तरलता जो है ज्यादा है, लिक्विडिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, और आरबीआई को कम करनी है, कम करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा उसको, जो है वो अपने ये जो मात्रात्मक उपाय है उन मात्रात्मक उपायों में किसे तो बढ़ाना पड़ेगा और किसे घटाना पड़ेगा। ये बताओ, देखिए सीआरआर, तरलता ज्यादा है, कम करनी है अपन को, तो इसको मैं यूं लगा देता हूं, तरलता को अपन को करना क्या है, कम करना है। कैसे करेंगे, तो सीआरआर को क्या करें, बढ़ाएं या कम करें, सीआरआर को बढ़ा देंगे। सीआरआर को बढ़ाने से क्या होगा, बैंक के पास में जो जमाएं आई उस जमाओं का अब आरबीआई के पास जो पैसे जमा कराने पड़ेंगे वो क्या कराने पड़ेंगे, अब वो ये ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा होगा तो इस तरफ जो बचेगा वो पैसा क्या बन जाएगा, कम बच जाएगा, कम बच जाएगा, इसका मतलब तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा। एसएलआर को, एसएलआर को भी बढ़ा बढ़ा दें, अगर एसएलआर को बढ़ाने से भी क्या होगा, तरलता कम होगी। और बैंक रेट, बैंक रेट का क्या करें, इसको भी क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आरबीआई बैंक को जो ऋण दे रही है वो ये क्या हो जाएगा, महंगा। ये महंगा आ गया तो इसके पास में ऋण महंगा आ गया, महंगा आ गया तो इधर भी क्या देगा, ये महंगा ऋण देगा, और महंगा ऋण देगा तो लोग क्या लेंगे, कम लेंगे, कम लेंगे, इसका मतलब बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब आपको बैंक रेट भी, रेपो रेट, रेपो रेट को भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। बस लॉजिक तो ये का यही है कि आरबीआई से जो बैंक को ऋण दिया जाएगा वो महंगा हो जाएगा, और वो महंगा हो गया तो इधर भी ये महंगा होगा। रिवर्स रेपो रेट, ये सोचो, देखे रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट को भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ये क्यों, अब देखो बैंक जो है उसको आरबीआई कह रही है कि हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हैं। अगर ज्यादा ब्याज देने के लिए तैयार है तो बैंक क्या करेगा, अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे किसके पास रखेगा, आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई के पास पैसे रखना तो सुरक्षित है भाई, उसके बैंक के पैसे डूबेंगे नहीं, और उसको ब्याज भी क्या मिल रहा है, ज्यादा। तो वो इधर रिस्क वाले सेक्टर में देने की बजाय किसको दे देगा, ये पैसे आरबीआई के पास रखना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। इधर ज्यादा पैसे देगा तो इधर पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए रिवर्स रेपो रेट को भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और एमएसएफ, एमएसएफ को क्या किए करेंगे, बढ़ाएंगे। यानी ये सब चीजें तो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा, सरकार प्रतिभूतियों को बेचे या खरीदे, सरकार क्या, आरबीआई बेचेगा। अब बेचेगा तो देखो, अगर ये प्रतिभूतियां खरीदती है, आरबीआई क्या करे, प्रतिभूतियां खरीदते तो आरबीआई के पास तो क्या जाएगी, प्रतिभूति आ जाएगी, मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले पैसा पे करेगी, तो यानी पेमेंट किस में करा, रुपए में, रुपए में पेमेंट किया तो लिक्विडिटी क्या हो गई, बढ़ गई।
पर अपन को तो लिक्विडिटी कम करनी है। कम करनी है इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। खरीदना नहीं, बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा तो लोगों के पास में या बैंक जो है उसके पास में तो आ जाए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और आरबीआई के पास में क्या आ जाए? पैसे आ जाए। आरबीआई के पास में पैसे आ जाए इसका मतलब आरबीआई ने जो मार्केट है उससे लिक्विडिटी को क्या कर लिया? खींच लिया। तो इस तरीके से आरबीआई तरलता को क्या करती है? कम करती है। तरलता को कम करने के लिए ये सारे उपाय अपनाए जाते हैं। आए समझ में? वापस देखो तो अगर आरबीआई को करना क्या है, बाजार के अंदर है स्थिति ऐसी है कि बाजार में तरलता ज्यादा है, जैसे जो है महंगाई बढ़ रही है, अभी वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में महंगाई की स्थिति क्या होती जा रही है? लगातार बढ़ती जा रही है। तो आरबीआई जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम में है। तो अभी नहीं तो आगे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद में आरबीआई को अपने ये सब काम जो है करने पड़ेंगे। इनमें से कुछ करेगी, कुछ जो है छोड़ देगी। ठीक है, तो अब वो क्या क्या कर सकती है? आरबीआई के पास में महंगाई बढ़ रही है तो क्या क्या उसके हाथ में हथियार क्या क्या है उसके पास में? तो सीआरआर है। अब सीआरआर का आरबीआई क्या करे? उसको बढ़ाए या कम करे? महंगाई को अगर कम करना है तो महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है इसका मतलब बाजार में तरलता ज्यादा है। बाजार में तरलता ज्यादा है तो तरलता को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा तो सीआरआर को क्या करे? वो बढ़ा दे। सीआरआर को बढ़ाने से क्या होगा? बैंक जो होंगे उन बैंकों को अपना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। जैसे अपन ने पहले ये देखा कि ये बैंक है और उस बैंक के पास में 100 करोड़ रुपए हैं। पहले 4 करोड़ रुपए 4% है। आपकी सीआरआर कितना है? 4%। 4% है, यानी इधर कितना रखना पड़ रहा है? 4 करोड़ रखना पड़ रहा है। अब इसने बढ़ाकर इसको 8% कर दिया। 8% कर दिया मतलब यहां पर पैसा कितना रखना पड़ेगा आपको? मैंडेटरी है, ये 8 करोड़ तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। और अगर आपने ये मेंटेन नहीं किया तो बैंक आरबीआई आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा, आपके ऊपर दंड लगाएगा। तो इस वजह से बैंक को इधर लोन देने में पैसे क्या हो जाएंगे? उसके कम हो जाएंगे। लोन देने में पैसे कम हुए तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, इसलिए सीआरआर को बढ़ाए। वैसे ही एसएलआर, एसएलआर को भी क्या करे? बढ़ाए। एसएलआर को बढ़ाएगा तो जैसे अगर अभी मान लो वर्तमान में एसएलआर है 18%, अब इसको 18% की जगह 30% कर दे तो, हालांकि इतना बड़ा नहीं करते हैं, वो पॉइंट्स में होता है, 0.25 0.5 इतना ही करते हैं, पर समझाने के लिए कि भाई 18 से मान लो 30 कर दिया, इसका मतलब पहले तो यहाँ 18 करोड़ रखने पड़ रहे थे और अब कितने रखने पड़ेंगे? 30 करोड़ रखने। 30 करोड़ रखने पड़ेंगे तो ज्यादा पैसे इस तरफ रखने पड़ेंगे, और ज्यादा इधर रखने पड़े तो इधर जो पैसे रहेंगे वो कम रहेंगे। कम रहेंगे तो बाजार में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर आपकी ये जो रेपो मार्केट या बैंक रेट, बैंक रेट में क्या होता है? जो बैंक है उस बैंक को ऋण मिलता है, कहां से? आरबीआई से। आरबीआई बैंक को जो है वो ऋण दे रही है, और अगर ये ऋण की महंगा हो जाए, ये ऋण क्या हो जाए? महंगा। जैसे आपने कहा ना वो एलटीआरओ का ऑपरेशन किया तो दीर्घकाल के ऋण दिए, पर दीर्घकाल के ऋण किस पे दिए उन्होंने? रेपो रेट, यानी कम रेट पे दिए। अगर वो ज्यादा रेट पे देते तो बैंक लेते क्या? नहीं लेते। बैंक को जो है घाटा होता, तो बैंक जो है वो इतना ज्यादा ऋण नहीं लेते। नहीं लेते तो इस वजह से जो बैंकों के पास पैसे कम आ जाते, और बैंकों के पास पैसे कम होंगे तो आगे भी क्या देंगे? कम ही देंगे। या फिर बैंक को खुद को महंगा मिल रहा है लोन तो आगे भी कितना देंगे? वो महंगा ही देंगे। अगर यहां पर इनको बैंकों को खुद को मान लो 5% में मिल रहा है तो यहां पर आगे जो है वो देंगे ये 10% या 12% के ऊपर देंगे। यही अगर 10% हो जाए तो, अगर बैंक को खुद को ही जो पैसा मिल रहा है वो अगर 10% में मिल रहा है तो आगे 20% पे दे रहे हैं। 20% पे दे रहे हैं तो इसका मतलब जो सामान्य व्यक्ति होगा उसके लिए ब्याज बहुत ज्यादा है, और ब्याज जो ज्यादा है तो फिर वो लोग जो इतने लोन नहीं लेंगे, और लोन नहीं लेंगे तो मार्केट के अंदर खर्चा नहीं करेंगे। भाई आपको होम लोन बहुत महंगा मिल रहा है, गाड़ी का लोन अगर बहुत महंगा मिल रहा है तो आप सोचोगे कि अभी गाड़ी नहीं खरीदनी, अगले साल खरीद लेंगे, जब ब्याज दरें कम होगी तब खरीदेंगे। तो इस वजह से व्यक्ति अपने खर्चे को क्या कर देगा? कम कर देगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। तो बाजार में लिक्विडिटी को कम करने के लिए इसको क्या कर दो? महंगा कर दो। तो जैसे बैंक रेट को समझाया वैसे ही कैश को समझ लो। रेपो रेट, बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, पर थ्योरी तो वही है, उसकी लॉजिक तो इसका जो है वो सेम रहेगा कि अगर बैंकों को अगर महंगा मिला तो आगे भी ये चीजें कैसी जाएगी? महंगी ही जाएगी। और रिवर्स रेपो रेट अगर ज्यादा कर दिया तो, रिवर्स रेपो रेट होती क्या है? वो रेट होती है जिसमें बैंक जो है किसको पैसे देता है? आरबीआई को। अब अगर आरबीआई कहे, आरबीआई पहले 5% ऋण दे रहा था, 5% की रेट दे रहा था मान लो, अब आरबीआई के हम आपको 10% देने को तैयार है, तो इसका मतलब ये बैंक क्या करेगा? इधर दे या इस तरफ दे? भाई देखो, इधर लोन देगा तो ये तो है रिस्क की, इसको तो कोई लेके भाग सकता है, इसमें रिस्क है, रिस्क है। परंतु आरबीआई तो पैसे लेके नहीं भागेगा। आरबीआई तो आपका बॉस है, सारे बैंकिंग क्षेत्र का जो मालिक है वो आरबीआई है, तो आरबीआई की इतनी क्रेडिबिलिटी तो खराब नहीं है।
क्रेडिबिलिटी भी खराब नहीं है, वो ऋण भी आपको मतलब ब्याज भी आपको ज्यादा दे रहा है, तो यानी बैंक अपने पैसे ज्यादा से ज्यादा किसको देने लगेंगे? आरबीआई। आरबीआई को ज्यादा पैसे देने लगेंगे तो इस तरफ पैसे कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो इसका मतलब लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इससे भी लिक्विडिटी जो है वो कम की जा सकती है। ऐसा ही एमएसएफ के साथ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कि आपको यहाँ पर लोन जो है वो महंगा मिले तो आगे लोन जो है वो कम जाएगा, और अगर ये लोन सस्ता होगा तो आगे लोन जो है वो और सस्ता जाएगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? सरकारी प्रतिभूति को बेचा जाता है या सरकारी प्रतिभूति को खरीदा जाता है। अब आरबीआई अगर सरकारी प्रतिभूति को बेचने लग जाए, ज्यादा से ज्यादा बेचने लगे, ज्यादा से ज्यादा बेचने लगे, तो इसका मतलब क्या होगा? बैंक जो होंगे वो खरीदेंगे, बैंक खरीदेंगे तो बैंकों के पास तो क्या जाएगा? सरकारी प्रतिभूति आ जाएगी, और आरबीआई के पास क्या जाएगा? पैसा। यानी आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियां बेची और बेचकर मार्केट से पैसा निकाल लिया। और अगर मतलब इसको आरबीआई को लगे कि अपन को मार्केट में पैसा रिलीज करना है, तो क्या करने लगे? वापस गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने लग जाओ, कहो जाओ हम खरीद रहे हैं मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दो हमें, दो वापस दे दो, वापस दे दो। तो ज्यादा से ज्यादा खरीदोगे तो फिर आपकी चीजें जो है वो जो पैसा होगा वो मार्केट में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से तरलता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो जैसे अपन इस आ गया वो चार्ट। हाँ, आरबीआई से खरीदता, मैं आरबीआई मैनेज करता है ना, सरकार के ऋण कौन मैनेज करता है? आरबीआई। तो आरबीआई खरीदने बेचने का काम कौन करता है? वो आरबीआई करती है, खुद गवर्नमेंट नहीं करती, पर होती किसकी है? वो गवर्नमेंट की होती है, गारंटी उसमें गवर्नमेंट की है। अब देखो इसके अंदर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। क्या करना है? इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई को कंट्रोल करना है। इसका मतलब क्या हुआ? महंगाई को अगर नियंत्रित करना है, महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, इसका मतलब तरलता ज्यादा है, तरलता ज्यादा, तो इस तरलता को, लिक्विडिटी को क्या करना है आपको? कम करना। कम करोगे तो कैसे करोगे कम? रेपो रेट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, सीआरआर को बढ़ा देंगे, एसएलआर को बढ़ा देंगे, एमएसएफ को बढ़ा देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे? सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करेंगे, बैंक रेट बढ़ाई जाएगी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई जाएगी, बस। और इसका डिफ्लेशन का मतलब अपस्फीति, यानी अब जो है वो महंगाई कम हो चुकी है, या आपकी लिक्विडिटी बहुत जो है वो सॉरी कम है, तो लिक्विडिटी को क्या करना है? बढ़ाना है। तो ये सब उसका उल्टा कर लो, यहाँ बिक्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा? खरीद, और फिर ये बाकी सब घटाई जाएगी। बना लो, ये चार्ट बनाओ, ये नीचे वाला मत बनाना। इधर तो लिखा हुआ है नियंत्रण, कंट्रोल। क्या कंट्रोल करना है आपको? महंगाई कंट्रोल करनी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है।
हम्म। और समझने के लिए ही, समझने के लिए लॉजिक लगाना है तुम्हें इसके अंदर, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हम्म। हम्म। नहीं पर बैंक, अब वो जो गवर्नमेंट है वो उसका क्या करेगी उस पर डिपेंड करता है ना। करे करे नहीं करे, नहीं करे, बाद में करे। एक दूसरे को गिरवी रख सकते हैं, बेच तो नहीं सकते, गिरवी रख सकते हैं। ठीक है। अब देखो जितने क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं कि भाई इसको बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा, या इसको बढ़ा दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको कम कर दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बना लिया ये सबने। देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या इसमें। क्वेश्चन नहीं डाला हुआ। चलो फिर अगला लिखो, गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय। क्वांटिटेटिव के बाद में क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर में सबसे पहला कौन सा है? मार्जिन आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है मार्जिन आवश्यकता? तो देखो जब भी कोई बैंक लोन देता है किसी भी चीज का, अगर लोन देगा तो क्या ऐसे दे देगा बिना कुछ गिरवी रखे? तो ऐसे तो आप पर कैसे विश्वास करेगा? तो बैंक क्या रखता है, जब भी कोई लोन देता है तो उसके बदले कुछ ना कुछ चीजें गिरवी रखता है। अब वो जो भी चीज गिरवी रख रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मूल्य कितना है, और वो उसके बदले में आपको कितना लोन दे। जैसे मान लो कि आप गए किसी बैंक के पास में होम लोन लेने, कि आपके घर का लोन चाहिए, और आपने कहा कि मेरे पास में मेरी जमीन है और जमीन का पट्टा पड़ा है, और मेरी जमीन की वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए है। जमीन कितनी है? जमीन की वैल्यू 1 लाख रुपए। तो बैंक कोई जरूरी नहीं है आपको 1 लाख की जमीन आप गिरवी रखोगे तो 1 लाख का 1 लाख लोन दे देगा। आपको उससे वो क्या देगा, थोड़ा कम लोन देगा। अब कितना कम देता है, जैसे अगर ये 1 लाख है, अब वो कहे कि साहब हम आपको 50,000 रुपए लोन देंगे, यानी ये जो बाकी बचा न, इसको कहते हैं मार्जिन। तो इस मार्जिन को कौन बताता है कि ये कितना मार्जिन रखना है आपको? ये मार्जिन बताता है आरबीआई। आरबीआई बैंक को कहता है कि आपको जैसे होम लोन देना है तो उसमें कितना मार्जिन रखना है। अब आरबीआई ने कहा कि जैसे मान लो यहां पर कह दिया 50% रखना है, 50% रखना है, तो 1 लाख की अगर जमीन गिरवी रखोगे तो लोन कितना मिलेगा? मात्र 50,000 ही मिलेगा। 50,000 मिल रहा है मतलब लोन बहुत कम मिल रहा है। अब अगर आरबीआई को ये करना हो कि भाई हमें बाजार में तरलता बढ़ानी है, तो बढ़ानी है तो आरबीआई क्या करे? आरबीआई अपने इस मार्जिन को क्या कर दे? कम कर दे। आरबीआई कह दे कि साहब आप जो है वो क्या करो, 10% का मार्जिन रखो। 10% का मार्जिन रखोगे इसका मतलब अगर आप 1 लाख की जमीन गिरवी रखोगे तो वो आपको कितना लोन दे देंगे? 90,000 रुपए लोन दे देंगे। यानी पहले आपको जो है गिरवी रखने पर मात्र 50,000 लोन मिल रहा था, अब गिरवी रखने पर लोन कितना मिल रहा है? 90,000 मिल रहा है, मतलब लोन ज्यादा मिल रहा है उसी वैल्यू, उसी चीज को गिरवी रखने पर, सेम चीज को। तो इससे बाजार में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई यहाँ पे आपको 50,000 रुपए लोन मिले तो आप खर्चा कितना करोगे? मात्र 50,000 का करोगे। यहाँ आप 90,000 मिले तो खर्चा 90,000 का करोगे। ये जो चीज है इसको क्या किया जा सकता है? बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। तो इसको बढ़ाकर और कम करके जब आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है तो उसको अपन कहते हैं मार्जिन आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, लिखो देखें इसको। इट रेफर्स टू, पहला मार्जिन आवश्यकता, यह संदर्भित करता है
It refers to how much loan could be extended. यह संदर्भित करता है कि जिस वस्तु को गिरवी रखा गया है. It refers to how much loan could be extended against the value of collateral. Against value of collateral. जिस वस्तु को गिरवी रखा गया है उसके विरुद्ध कितना ऋण दिया जा सकता है. उसके विरुद्ध कितना ऋण दिया जा सकता है. It refers to how much loan could be extended against value of collateral. तरलता को कम करने के लिए, to reduce liquidity, तरलता को कम करने के लिए, to reduce liquidity, तरलता को कम करने के लिए मार्जिन आवश्यकता को बढ़ाया जाता है. To reduce liquidity, margin requirement is increased. मार्जिन आवश्यकता को बढ़ाया जाता है. और तरलता को बढ़ाने के लिए, and to increase liquidity, तरलता को बढ़ाने के लिए मार्जिन आवश्यकता को कम किया जाता है. To increase liquidity, margin requirement is reduced. मार्जिन आवश्यकता को कम किया जाए. ठीक है. फिर है क्या उल्टा हो रहा. नहीं, जितना नहीं दिया जा सकता. क्या है? हाँ, तो हाउ मच लोन कुड बी एक्सटेंडेड. 90% है तो मार्जिन ये होता है, जो बचा हुआ होता है ना वो होता है मार्जिन, कि उसके नेट 90% दे सकते हैं या दे सकते हैं, तो इसका मतलब उसने 10% का मार्जिन रख लिया. 90% लोन दे सकते हैं, इसका मतलब मार्जिन कितना है, 10% का है. मार्जिन आवश्यकता का मतलब वो 10% है. अरे डेफिनेशन उस 90% की बात कर रहे हैं हम, ये तो दिमाग मत लगाओ तुम. कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता साख नियमन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन. इसका क्या मतलब है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का? सीधे के सीधे कंज्यूमर की क्रेडिट को रेगुलेट करना है. अब उसके लिए क्या करे, जैसे सामान्य अर्थों में इसको ऐसा समझो कि अपन अगर कोई भी बाइक लेने जाओ या कोई चीज लेने जाते हैं तो उससे पहले वो मांगते हैं डाउन पेमेंट. कितना डाउन पेमेंट जो आपको देना पड़ेगा, कि अगर मान लो 1 लाख की गाड़ी है तो आपको उसने कहा कि साहब आपको जो है वो 20,000 रुपए तो खुद को पहले जमा कराने पड़ेंगे, बाकी 80,000 आपके फाइनेंस हो जाएंगे. तो फाइनेंस कितना हो सकता है, तो 80,000 फाइनेंस होगा, पर 20,000 तो आपकी जेब में होने चाहिए. और या फिर आपके कई बार आपने अखबार में ऐड पढ़ा होगा कि 0 डाउन पेमेंट पर आप जो है वो ले जा सकते हो. 0 डाउन पेमेंट पर ले जा सकते हो मतलब आपकी जब जेब में कुछ भी नहीं है, पैसे है ही नहीं आपके पास में, और यूं ही घूमते फिरते जो है आपको दिखी यार गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लो ले चलते हैं. आप वहां गए, आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट है, आपने जमा कराए, आपका फाइनेंस हो गया और आप उस गाड़ी को लेकर निकल जाओ, तो आपकी जेब से क्या लगा, एक भी पैसा नहीं लगा. और अगर आरबीआई इसको बढ़ा दे तो कि आप 0 डाउन पेमेंट पे दे ही नहीं सकते हो किसी को, आपको जो है वो कुछ ना कुछ तो पैसे लेने ही पड़ेंगे, या फिर उसको जो है उसको बढ़ा दे कि भाई आपको 25% लेना पड़ेगा, 25% लेना पड़ेगा. तो अब ऐसे घूमते फिरते आप गाड़ी नहीं ला सकते, कम से कम जेब में तो कितने होने चाहिए, 25,000 तो होने चाहिए, तब जाकर गाड़ी लोगे. तो इस तरीके से जब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन.
ठीक है, तो यह डाउन पेमेंट या अपफ्रंट मनी के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि को संदर्भित करता है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है। इसके अलावा और भी कई तरीके से कंज्यूमर के क्रेडिट को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो एक तो हो कि आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड बन जाए, और एक कि भाई अगर आरबीआई उन नियमों को बहुत ज्यादा जटिल बना दे कि ऐसे हर किसी को आप क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। क्रेडिट कार्ड देने से पहले आप उसकी 3 साल के बैंक बैलेंस को देखो, उसका बैंक बैलेंस कितना है कितना नहीं है, और उसका बैंक बैलेंस एक निश्चित मात्रा से ज्यादा हो तभी आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, वरना क्रेडिट कार्ड दे ही नहीं सकते हो। या फिर एक ऐसे ही व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड दे सकते हो जो एक नौकरी पेशा व्यक्ति है और उसके लगातार इतनी इनकम तो उसकी होनी चाहिए, तभी आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। तो अगर इस तरीके से रेगुलेट कर रहा है तब उसको अपन क्या कहते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, की सीधे सीधे कंज्यूमर के क्रेडिट को रेगुलेट करने लग रहे हैं। लिखो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। या डाउन पेमेंट या अपफ्रंट मनी, या डाउन पेमेंट या अपफ्रंट मनी, इट रेफर्स टू अमाउंट टू बी पेड एज डाउन पेमेंट और अपफ्रंट मनी। डाउन पेमेंट या अपफ्रंट मनी के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि को संदर्भित करता है। और अगर मुद्रास्फीति है यानी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, महंगाई है इसका मतलब बाजार में तरलता ज्यादा है, तो तरलता ज्यादा है तो तरलता कम कैसे करने के लिए क्या, क्या करेंगे, डाउन पेमेंट को क्या करो, बढ़ा दो। या महंगाई को नियंत्रित करने के लिए डाउन पेमेंट बढ़ाओ। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन डाउन पेमेंट शुड बी हाई। टू कंट्रोल डिफ्लेशन, अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए डाउन पेमेंट क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इसके बाद में अगला कौन सा होता है, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब, राशनिंग क्या होता है, राशन, राशन का मतलब बांटना, चीजों को क्या करना, बांटना। तो जैसे अब चीजों को बांटते हैं वैसे ही क्रेडिट को भी क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। अब क्रेडिट किसके बीच में बांटा जाएगा, बैंक है और बैंक के पास में पैसे हैं, बैंक जो है वो लोन देता है। अब ये लोन जो है वो किस किस को देता है या किस किस प्रकार के, जैसे सामान्यतः अपने को सुने होंगे तो होम लोन देता है, ठीक है, कोई ऑटो लोन देता है, एजुकेशन लोन देता है, ठीक है, कोई क्रेडिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड वाले लोन देता है, पर्सनल लोन देता है, या कोई इंडस्ट्रियल लोन देता है। इस तरीके से खूब सारे लोन दे सकता है। अब क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है कि जो आरबीआई है वो बताएगा कि किस क्षेत्र को आपको कितना ऋण देना है। कि भाई ये जो लोग हैं, ये होम लोन वाले, इन क्या भाई जैसे महंगाई बढ़ रही है, अब महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, तो क्या यार ये लोग जो है बहुत सारे घर बना रहे हैं और घर बनाने के कारण महंगाई बढ़ रही है, कि प्रॉपर्टी की रेट जो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और प्रॉपर्टी की रेट बढ़ती जा रही है, लोगों का ज्यादा निवेश जो है उधर ही हो रहा है। तो और वहां पर बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में खूब सारा काम हो रहा है। अगर आरबीआई को लगता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है मुख्य कारण जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, तो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कम करना है, बाकियों को तो कम नहीं करना, तो क्या करे उसको, तो ये कहेंगे कि साहब ये होम लोन जो है
आपका जितना टोटल लोन है उसका 10% ही दे सकते हो होम लोन, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। इसका 10% इसमें दे दिया, कुछ कह दिया कि साहब आपको कुछ परसेंट इधर देना है, 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 कुछ परसेंट इधर। तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी कर सकता है कि क्रेडिट जो आपका उधार है उस उधार की रैशनिंग कर दी कि आपको किस क्षेत्र को कितना कितना ऋण देना है। ठीक है, तो अगर इसको बढ़ा दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा होम लोन मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा होम लोन मिलेंगे तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में काम ज्यादा होगा, और उसमें ज्यादा होगा तो इसका मतलब वहां पर डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और अगर इसको कम कर दिया जाए तो उसको उस क्षेत्र को लोन कम मिलेगा, और उस क्षेत्र को लोन कम मिलेगा तो इसका मतलब है कि वहां पर जो गतिविधियां चल रही है, जो बहुत सारे घर बन रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। और जैसे वो कम होगी, थोड़ा वहां इसका मतलब थोड़ा ठंडा होगा तो इसका मतलब मंदी आएगी, मंदी आएगी तो इसका मतलब जो महंगाई है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आरबीआई चाहे तो क्या कर सकती है, जो क्रेडिट है उस क्रेडिट की रैशनिंग कर सकती है। ठीक है, कि भाई आपको किस क्षेत्र को कितना ऋण दिया जाना चाहिए। लिखो देखिए, इसके तहत under this overall credit is divided among different sectors of economy। इसके तहत समग्र क्रेडिट को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। समग्र क्रेडिट को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निवेशकों को अधिक ऋण दिया जाता है। मोर क्रेडिट इज गिवन टू इन्वेस्टर्स। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निवेशकों को अधिक ऋण दिया जाता है, जिससे कि उत्पादन बढ़े, सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जिससे कि उत्पादन बढ़े, सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जिससे कि उत्पादन बढ़े, तथा आपूर्ति में वृद्धि हो, which leads to increase in supply, तथा आपूर्ति में वृद्धि हो, which leads to increase in supply, आपूर्ति में वृद्धि हो। ठीक है, फिर अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल डिफ्लेशन, अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल डिफ्लेशन, उपभोक्ताओं को अधिक ऋण दिया जाता है। मोर क्रेडिट इज गिवन टू कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को अधिक ऋण दिया जाता है। मोर क्रेडिट इज गिवन टू कंज्यूमर्स, जिससे कि मांग का सृजन हो सके, सो दैट डिमांड कैन बी क्रिएटेड, या टू क्रिएट डिमांड, जिससे मांग का सृजन हो सके। ठीक है, ये है कौन सा, क्रेडिट की रैशनिंग, अलग अलग क्षेत्रों को। वो फिर आरबीआई अपने हिसाब से देखती है कि अपन को कौन से क्षेत्र को ज्यादा करना चाहिए और कौन से क्षेत्र को कम करना चाहिए, कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो एग्जैक्टली किसके कारण बढ़ रही है उसको देखकर फिर जो है वो कब निर्णय लेती है। फिर अगला है मॉरल सुएजन, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव क्या होता है,
तो किसी व्यक्ति पर जो है वो ऐसे उस पर दबाव बना दिया जाए कि तुमको ये काम तो करना ही पड़ेगा, अब किसी के पीछे ही पड़ जाओ तुम, साहब ये तो करना ही पड़ेगा, अब आप उसको बार बार जो है वो अलग अलग लोगों से फोन करवाओ, उसको कहलवाओ, तो अगला व्यक्ति क्या आ जाता है, दबाव में आ ही जाता है। यार सभी लोग कह रहे हैं तो अब क्या, सबको तो क्या ही मना किया जाए, चलो ठीक है ये कार्य कर लिया जाए। जैसे तुम लोग जो है वो दिलीप सर पे दबाव बना देते हो कि भंडारा किया जाए, भंडारा किया जाए, फिर उनको लगता है बच्चों क्या मना किया जाए, छोड़ो कर दो। तो ये क्या है, एक प्रकार का नैतिक दबाव है कि खर्चा करने के लिए तुमने क्या कर दिया, दबाव बना दिया। वैसे ही आरबीआई जो है किस पे दबाव बना सकती है, बैंकों पर, कि बैंक के जितने भी ये सीईओज होते हैं, एमडी होते हैं, उनको जो है वो कहते हैं चलो अपन एक वर्कशॉप करते हैं, आज वो एक बड़े से किसी रिजॉर्ट विजॉर्ट में एक जो है सेमिनार आयोजित करेंगे। फिर सेमिनार के अंदर आरबीआई का गवर्नर जो है वो भाषण देगा, और भाषण के अंदर जो है वो बैंकों को एक भाषण भाषण में एक संदेश दे देगा कि देखो भाई महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ना कोई अच्छी बात तो होती नहीं है, और आप सब लोग जो इतने रेस्पॉन्सिबल हो, तो तुमको अपने जो हमें सभी बैंकों को क्या करना चाहिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपने जो क्रेडिट आप ज्यादा दे रहे हो तो उस क्रेडिट को क्या करो, कम करने की कोशिश करो। वो किसी पिन पॉइंटेड किसी एक बैंक को टारगेट करके नहीं कहेगा, या किसी को ऐसे को लिखित के अंदर कोई निर्देश नहीं दिए, सिर्फ उसने क्या दिया, एक भाषण दिया, और भाषण देकर जो बैंक के जो बड़े एमडी वगैरह होंगे वो समझ जाते हैं कि अच्छा इसका इशारा किस तरफ है। और या फिर वो कहेगा कि मान लो अर्थव्यवस्था की हालत खराब चल रही है, जैसे ये आपका क्षेत्र ये काम है, लॉकडाउन लग गया, अब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के अंदर जो है वो अर्थव्यवस्था के अंदर वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आरबीआई जो है उस बैंकों पर दबाव बनाएगा कि भाई यार तुमको ज्यादा से ज्यादा ऋण जो है देना चाहिए, वापस डिमांड को अपन को बढ़ाना है और अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, बताओ हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर सब कहेंगे हाँ हम करेंगे, तो बस फिर उनको मोटिवेट कर देगा, और फिर वो लोग जो क्या करेंगे, अपने जैसे वो एमडी वो इतनी बातें सुन के आएगा तो फिर वो अपने बैंक में जाएगा, बैंक के अंदर फिर जितने अधिकारी हैं उनकी मीटिंग लेगा, और उनको कहेगा कि मेरे को जो है वहां से ऐसा कुछ इंडिकेशन आए हुए हैं, और अब तुम अपने इंप्लॉइज जो इंप्लॉइज पर क्या बनाओ, दबाव बनाओ कि अपने को ज्यादा से ज्यादा ऋण देना है, और ज्यादा से ज्यादा ऋण देने के लिए जितनी कोशिशें की जा सकती है वो सारी कोशिशें की जानी चाहिए। तो इस तरीके से आरबीआई क्या कर रहा है, ये एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। इसमें किसी के विरुद्ध, किसी बैंक के विरुद्ध कोई कार्यवाही वगैरह नहीं की गई। पर अगर ये नैतिक दबाव बनाने से अब कुछ तो मान ले और कुछ इग्नोर कर दे कि वो कहा होगा आरबीआई गवर्नर नहीं मान रहे, तो फिर वो क्या करते हैं, सीधी कार्यवाही, फिर डायरेक्ट एक्शन, कि फिर उसको जो लग जाता है कि अच्छा ये बैंक जो है कुछ ज्यादा ही नेतागिरी कर रहा है, तो इस बैंक को अब क्या किया जाए, इसको सीधी कार्यवाही जो है वो की जानी चाहिए। या फिर कोई बैंक है वो यूं ही जबरदस्ती ऋण देता जा रहा है, जो भी उस बैंक के अंदर आ जाए बस अप्लाई कर दो आप तो, और उस बैंक के आसपास से गुजर गए, आसपास से गुजरते हुए बैंक आपको ऋण दे दे, तो इसका मतलब बहुत रिस्क ले रहा है। अब इतनी रिस्क ले रहा है तो इससे तो बैंकिंग क्षेत्र जो है वो बर्बाद हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर ऐसे जो बैंक होंगे उनके विरुद्ध क्या करेगा, वो कार्रवाई करेगा। जैसे वो देना बैंक के विरुद्ध की थी, तो देना बैंक को कहा कि अब कुछ देना नहीं है। तो देना बैंक ने बहुत सारी चीजें दे, बहुत सारे लोन जो है वो ऐसे दे दिए, रिस्की सेक्टर को खूब सारे लोन दिए, रिस्की सेक्टर को खूब सारे लोन दिए, आरबीआई के रडार में आ गया वो कि भाई ये बैंक जो है वो बहुत सारे लोन दे रहा है, और सारे के सारे लोन कैसे हैं, इसके रिस्की है। अब रिस्क इतनी ज्यादा उठा ली है जितनी रिस्क आप उठा नहीं सकते हो, तो उन्होंने सीधा सीधा एक प्रेस नोट निकाला और उसको देना बैंक को जो है निर्देशित किया कि आगे से आप किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं दोगे। तो ऋण देने का उनका क्रेडिट ऑपरेशन ही बंद कर दिए। तो ये क्या हुई, एक सीधी कार्यवाही। अभी एचडीएफसी के ऊपर कुछ दिन पहले की, उन्होंने वो खूब सारे क्रेडिट कार्ड बांट रहे थे, तो आरबीआई ने उनको सीधा सीधा निर्देशित दिया कि अगले 3 महीने तक एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं दोगे, क्रेडिट कार्ड बांटने बंद। तो ये हो गई सीधी कार्यवाही। और सीधी कार्यवाही के अंदर उस पिन पॉइंट करके उस जो बैंक होता है उसको क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। हालांकि इससे बैंक को नुकसान होता है। अगर आप पिन पॉइंट करके किसी बैंक को टारगेट करते हो तो अखबार में न्यूज आ जाती है, अखबार में जैसे ही न्यूज आ जाती है तो उस बैंक के अंदर जिन लोगों ने पैसे जमा करा रखे हैं वो डर जाते हैं, यार अपन ने इसमें अपने बैंक के विरुद्ध जो है आरबीआई की कार्रवाई हो रही है, कल को ये बैंक का मतलब क्या पता बर्बाद होने वाला है, क्या होने वाला है, तो आरबीआई के रडार में कैसे आया हुआ है ये बैंक। तो इस वजह से जो कंज्यूमर्स होते हैं या जो उसके अंदर डिपॉजिट्स होते हैं वो डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो हो सकता है कि वहां से पैसे निकालने लग जाए, या फिर मार्केट के अंदर उस बैंक के जो शेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए आरबीआई इससे ये करने से जो है थोड़ा बचता है। वो ये देखता है कि भाई मेरे को यहाँ ऐसा इस लेवल तक मत ले जाओ कि सीधी कार्यवाही करनी पड़े, नैतिक दबाव से मान जाओ, वहीं पर जो है वो तो अच्छा है। अगर सीधी कार्यवाही करनी पड़ी तो उस बैंक के लिए भी खराब है और बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी खराब है। तो ये तो मॉरल सुएजन और दूसरा डायरेक्ट एक्शन लिखो। तो मॉरल सुएजन, नैतिक दबाव। आरबीआई क्रिएट्स मॉरल प्रेशर। आरबीआई बैंकों पर
नैतिक दबाव बनाता है। आरबीआई क्रिएट्स मॉरल प्रेशर ऑन बैंक्स। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंकों को कम ऋण देने के लिए दबाव बनाया जाता है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बैंक्स आर प्रेशराइज्ड टू लेंड लेस। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंकों को कम ऋण देने के लिए दबाव बनाया जाता है, जबकि अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए टू लेंड लेस, एंड वाइस वर्सा टू कंट्रोल डिफ्लेशन। जबकि अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए अधिक ऋण देने का दबाव बनाया जाता है, एंड वाइस वर्सा टू कंट्रोल डिफ्लेशन। फिर है सीधी कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। RBI gives instruction to the banks. RBI बैंकों को निर्देश देता है। RBI gives instructions to the banks. RBI बैंकों को निर्देश देता है। यदि बैंक निर्देशों का पालन नहीं करता है, if bank does not follow the instructions, RBI बैंकों को निर्देश देता है। RBI gives instructions to the banks. If the bank does not follow the instructions, अगर बैंक निर्देशों का पालन नहीं करता है तो RBI उसके विरुद्ध सीधी कार्यवाही करता है। Then RBI takes action against that bank. तो RBI बैंक के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करता है। ठीक है, तो ये होते हैं गुणात्मक उपाय। एक तो है मात्रात्मक उपाय और दूसरे गुणात्मक उपाय जो है होते हैं। इसमें ज्यादा फेमस या ज्यादा चर्चा में रहते हैं वो कौन से रहते हैं? मात्रात्मक उपाय जो है ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इनकी चर्चाएं जो है उतनी नहीं होती। फिर भी कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गुणात्मक उपाय है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मात्रात्मक उपाय है। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है तो आरबीआई जो है सीआरआर या एसएलआर को क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा या कम करेगा। तो उस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चंस जो है वो भी आते हैं। फिर अगला लिखो, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण। प्राथमिक क्षेत्र के ऋण, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगला टॉपिक है, आरबीआई के फंक्शंस हो गए पूरे। अब फंक्शंस के बाद में अगला है प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण। ये क्या होता है सब? पीएसएल, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण। तो देखो जो बैंक है वो बैंक क्या करता है, बैंक के पास पैसे आते हैं और बैंक क्या देता है? लोन। अब बैंक जो है वो अगर सारे लोन इंडस्ट्रीज को और यूं बड़े बड़े लोगों को लोन दे, और जो समाज के अंदर या देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है या जो लोग जो पीछे रहे हुए हैं उनको अगर ऋण दे ही नहीं, तो इससे क्या होगा? वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपको अगर कोई बिजनेस खोलना है या आपको कोई काम करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत है? पैसों की जरूरत होगी। और पैसे जो है वो आपके खुद की जेब से तो कितने एक लगाओगे? तो इस वजह से हर किसी को किसकी जरूरत होती है? ऋण की जरूरत होती है। और ऋण की जरूरत होती है तो ये ऋण जो है वो सभी को मिलना चाहिए।
इसकी आवश्यकता समझे। जैसे अपने कहा ना कि भाई उन्होंने इंदिरा गांधी ने 1969 के अंदर बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। क्यों किया? ताकि गांव के जो क्षेत्र हैं उनको भी ऋण मिले, वरना तो बैंक जो है सारे सारे सिर्फ शहरों में ही है, सिर्फ शहर के जो लोग होते हैं उन्हीं को ऋण देते हैं, गांव के अंदर जाके ऋण देते ही नहीं। तो बैंक उन्होंने ये ऐसा बोलकर ऐसा कार्य जो है वो किया। अब आरबीआई ने जो है वो एक अलग व्यवस्था निकाल रखी है वर्तमान में एक व्यवस्था निकाल रखी है जिसको क्या कहते हैं, पीएसएल, कि आप जितना ऋण दे रहे हो, जितना लोन दे रहे हो, इस लोन का 40% आपको कौन से क्षेत्र को देना पड़ेगा? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो क्षेत्र हम डिफाइन कर देंगे उसको आपको लोन देना ही पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा? 40%। जैसे इसके अंदर आता है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर का सेक्टर है। अब एग्रीकल्चर का सेक्टर है, भारत के अंदर लगभग 50% जनसंख्या जो है कृषि के ऊपर निर्भर है अपने रोजगार के लिए। अब इसके लिए चाहिए कि भाई कृषि का डेवलपमेंट हो, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कब होगा? जब एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग हैं उनके पास में पैसे आएंगे तो वो निवेश करेंगे, कोई ट्यूबवेल खुदाएगा, कोई ट्रैक्टर लाएगा, कोई और दूसरी चीजें लाएगा। तो इसलिए उसमें निवेश हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में निवेश हो, ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो उस एग्रीकल्चर के क्षेत्र को ऋण मिलना चाहिए। तो इन्होंने कह दिया कि साहब ये जो 40% है, इस 40% में से भी 18% आप सिर्फ और सिर्फ किसको दोगे? कृषि क्षेत्र को दोगे, ताकि कृषि क्षेत्र का क्या हो सके? विकास हो सके। तो इस प्रकार आरबीआई ने एक अलग से नियम निकाल रखा है जिसको अपन कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब है कि आप जितना ऋण दे रहे हो उसका कुछ प्रतिशत आपको कौन से क्षेत्रों को देना पड़ेगा? प्राथमिक क्षेत्र को। और ये प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होंगे ये आरबीआई जो है समय समय पर क्या करता रहता है? उसको डिफाइन करता रहता है, और उसकी जो परसेंटेज भी बताता रहता है कि आपको इस क्षेत्र को इतना परसेंट देना है, इस क्षेत्र को इतना परसेंट देना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्रेडिट राशनिंग हो गई। अभी पढ़ा ना अपन ने क्रेडिट राशनिंग। क्या होती है क्रेडिट राशनिंग? जो ऋण है उसको आपको अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते हो? बांटते हो। अब आपने कह दिया कि आप जितना ऋण दे रहे हो उसका 18% तो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है तो अब ऐसा लोगों का लो पैसा आया जमा, जमा के बाद में कुछ पैसा तो किसमें दे दो? सीआरआर में, कुछ पैसा तो एसएलआर में दे दो, और फिर बाकी बचा पैसा लोन में दो। लोन का मतलब ऐसे सारा का सारा पैसा लोन में नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं दे सकते हो किसी को भी। आपको उसका 40% तो किसको देना पड़ेगा? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ेगा। और अब बचा उसका 60%। अब ये 60% आपको अपनी मर्जी से खर्च करना है, और इस 60% में भी कुछ आपको कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी लेनी पड़ेगी, यानी सरकारी क्षेत्र को ऋण दो। और हालांकि इसमें फिक्स आपने आरबीआई ने ऐसा कहा नहीं कि इतना देना ही पड़ेगा, पर देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप जो रेपो के तहत लोन कैसे लोगे उनसे? तो इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को देना, वहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी, और फिर जो बच गया वो आप अपनी मर्जी से जो है किसी को भी दे सकते हो। और मर्जी से दे सकते हो वैसे सामान्यतया, पर आरबीआई चाहे तो उसके अंदर भी कह सकता है कि आपको इतना तो आप इंडस्ट्री को दोगे, इतना आप जो है वो क्रेडिट कार्ड के लिए दोगे, इतना होम लोन के लिए दोगे, इतना एजुकेशन लोन के लिए दोगे। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए और क्या कर सकता है आरबीआई? इस प्रकार के नियम बना सकता है। इसको कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आगे समझ में? लिखो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण। ऑल बैंक्स, सभी बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशि का 40% प्राथमिक क्षेत्र को देना आवश्यक है। ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू गिव 40% of their loanable amount to priority sector. सभी बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशि का 40% प्राथमिक क्षेत्र को देना आवश्यक है। ऑल बैंक या अनिवार्य है। ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू गिव 40% ऑफ देयर लोनेबल अमाउंट टू प्रियोरिटी सेक्टर। चालीस प्रतिशत देना है, और फिर उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? देखो इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है। फॉलोइंग सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन इट। एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को टोटल कितना ऋण देना है?
18%। और फिर उस 18 के अंदर और इन्होंने डिवीजन कर दिया कि इस 18 में से 10% तो किसको दोगे? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, लघु और सीमांत किसान। लघु और सीमांत किसान कौन से होते हैं? वो किसान जिनके पास में भूमि जो है वो 2 हेक्टेयर से कम की है। अगर भूमि 2 हेक्टेयर से कम की है तो इसका मतलब वो छोटे किसान है। तो ऐसे किसानों को नाम क्या देते हैं? लघु और सीमांत किसान, स्मॉल और मार्जिन। तो ऐसे किसानों को आपको 10% देना पड़ेगा, ठीक है, इस 18 में से। और बाकी 8% आप किसी को भी दे सकते हो। लघु और सीमांत को 10%, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 10%। माइक्रो इंडस्ट्री, सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्री 7.5% लोन देना है। वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन मतलब SC ST वुमेन, इनको 12% ऋण। ठीक है, तो यानी ये कितने परसेंट हो गए टोटल? 37.5% हो गए। 40% टोटल देने, उसके 37.5 तो इन 3 क्षेत्रों को ही दोगे। एग्रीकल्चर को दोगे, माइक्रो इंडस्ट्री को और वीकर सेक्शन को। 18% तो एग्रीकल्चर को दे दो, 12% वीकर सेक्शन को दे दो, 30%, और माइक्रो इंडस्ट्री को 7.5। तो बच्चे फिर बाकी कितना बच गया? अब 2.5% और बच गया। अब ये जो 2.5% है, ये आप फिर और बहुत सारी कैटेगरी बना रखी है, उसमें से किसी को भी दे सकते हो, उसको कितना भी दे दो, कोई उसमें जो है वो दिक्कत नहीं है। तो उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज या मीडियम इंडस्ट्री को भी दे सकते हो, एक्सपोर्टर को, निर्यातकों को दिए जा सकते हैं। और अगर कोई लोग जो है वो स्लम में रह रहे हैं, कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, उनको दिए जा सकते हैं। हाउसिंग सेक्टर को दिए जा सकते हैं, एजुकेशन के लोन दिए जा सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए लोन दिए जा सकते हैं, स्टार्टअप को लोन दिए जा सकते हैं। इस तरीके के सब क्षेत्र किसमें आएंगे? ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आएंगे। लिखो देखिए से बाकी। लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड निर्यातक, एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स को, कच्ची बस्ती या झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग, पीपल लिविंग इन स्लम्स, आवास के लिए शहरी क्षेत्रों में 35 लाख रुपए तक का लोन, ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख रुपए तक का लोन। शिक्षा में 20 लाख रुपए तक का लोन। NBFC MFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये छोटे छोटे ऋण देने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसके अलावा ये वाला भी मत लिखना, ये इधर अलग लिखना है, यहां तक शिक्षा तक लिखना है। शिक्षा के बाद में 1-2 सेक्टर और ऐड कर लो इसमें। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। स्टार्टअप, स्टार्टअप, कोई स्टार्टअप ओपन कर रहा है तो उसको भी स्टार्टअप। ठीक है, तो ये सब होते हैं PSL। अब ये 40% लिख लिया आप? लिख ही रहे हो?
यहां तक ही लिखना, शिक्षा तक ही, उसके बाद वाला मैं समझाऊंगा। और शिक्षा के बाद में बस दो और ऐड कर लो, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप, रिन्यूएबल एनर्जी और स्टार्टअप। तो ये इन्होंने सामान्य जो जो बैंक है उनके लिए नियम कितना बना रखा है, कितने परसेंट का बना रखा है, 40% का नियम बना रखा है। पर जो रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनके लिए ये नियम है 75% का। सामान्य बैंकों के लिए तो है 40%, पर जो रीजनल रूरल बैंक है उनको अपने जितना लोन दे रहे हो उसका कितना परसेंट देना पड़ेगा, 75% जो है वो पीएसएल क्षेत्र को देना पड़ेगा, 75%। और अपने एक पढ़ा था, भी आगे पूरा पढ़ा नहीं है, पर स्मॉल फाइनेंस बैंक खुले गए हैं, ठीक है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम की एक संस्था है। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लघु वित्त बैंक है, उसके लिए कितना है ये, 75%। तो इसलिए जो आपका रीजनल रूरल बैंक के लिए भी 75% और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी पीएसएल कितना है, 75%। यानी वो जितना ऋण दे रहे हैं उसका 75% ऋण उनको जो है वो ऐसे क्षेत्रों को देना पड़ेगा। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो अर्बन कोऑपरेटिव और एक राज्य के सहकारी बैंक। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, शहरी कोऑपरेटिव बैंक है, उनके लिए वर्तमान में ये सीमा 40% ही है। पर आरबीआई ने कहा है कि 2024 तक इस सीमा को हम बढ़ाकर कितना कर देंगे, 75% कर देंगे। यानी अभी तो जो है वो 40% ही है, पर भविष्य में बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, धीरे धीरे 75%। यानी उनको भी अपना 75% ऋण किसे देना पड़ेगा, ये उनको जो है वो प्राथमिक क्षेत्र को देना पड़ेगा। अब लिखो ये बात, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए, फॉर रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए, फॉर रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए फॉर रीजनल रूरल बैंक्स, पीएसएल बराबर 75%। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और लघु वित्त बैंकों के लिए, फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, लघु वित्त बैंकों के लिए लघु वित्त बैंकों के लिए 75%। शहरी सहकारी बैंकों के लिए, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, शहरी सरकारी सहकारी बैंकों के लिए, सरकारी नहीं सहकारी, कोऑपरेटिव, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, शहरी सहकारी बैंकों के लिए वर्तमान में यह सीमा, एट प्रेजेंट दिस लिमिट इज 40%। शहरी सहकारी बैंकों के लिए वर्तमान में यह सीमा 40% है। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 75% किया जाएगा। ग्रेजुअली इट विल बी इंक्रीज्ड टू 75%। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 75% किया जाएगा। शहरी सहकारी बैंकों के लिए वर्तमान में यह सीमा 40% है, धीरे इसे बढ़ाकर कितने कर देंगे, 75% कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब है कि आपने बैंकों के ऊपर जो है वो एक दबाव डाल दिया कि आपको आपका जितना ऋण दे रहे हो उस ऋण का कुछ भाग तो किसको देना पड़ेगा, प्राथमिक क्षेत्र को देना पड़ेगा। ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या जो जो पिछड़ा वर्ग है उसको जो है वो आपको देना पड़ेगा, या फिर सरकार, या जिसके ऊपर सरकार विशेष जोर देना चाहती है, जिसको विशेष रूप से बढ़ावा देना चाहती है, जिस मान लो सरकार ने जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, तो अब रिन्यूएबल एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ने वाली जो कंपनियां होगी उसको आपको ऋण देना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, अगर नहीं दे पाए कोई बैंक ऐसा, तो आरबीआई उसके ऊपर क्या लगाती है, पेनल्टी लगाती है। आरबीआई अगर आप नहीं दे पाओ, अपनी ये सब चीजें नहीं दे पा रहे हो, तो आरबीआई आपको जो है पेनलाइज कर लेगी कि भाई आपने जो है हर बार आपको हर साल का आपका हिसाब देना पड़ेगा कि हमने इतना इतना लोन दिया, इसमें से किस किस क्षेत्र को हमने कितना कितना लोन दिया है। और अगर आप ये नहीं बता पाए कि साहब मान लो जैसे 40% आपको देना है और आप ये जो है वो 37% ही दे पाए हो, 3% नहीं दे पाए, तो आरबीआई क्या लगाएगी, आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगी।
आरबीआई जो है पेनल्टी लगाने का काम करती है। तो इसका मतलब है बैंकों पर दबाव रहता है कि किसी ना किसी तरीके से तो आपको देना ही पड़ेगा उनको। अगर कोई नहीं भी लेने आया तो भी आपको देना ही पड़ेगा, ढूंढ के लाओ कहीं से भी, ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसको ऋण चाहिए, कृषि क्षेत्र का ऋण जो है उसको देना ही पड़ेगा। कोई ले ही नहीं रहा है तो उसको कह रहा तो बिना ब्याज के ले जाए यार, ब्याज मत देना भले, क्योंकि आरबीआई से पेनल्टी झेलना इससे अच्छा तो है ब्याज नहीं लेंगे तो ही चल जाएगा। ये जो घाटा है ये सहन कर लेंगे, क्योंकि आरबीआई की पेनल्टी लग रही है, इसका मतलब जो है वो आपका अखबार में आपका नाम आएगा, और अखबार में आपका नाम आएगा इसका मतलब आपकी इमेज क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। और इसलिए इमेज को बचाने के लिए बैंक जो है कैसे जैसे करके ये कार्य करता है। तो इससे पहले तो इसका मतलब है कि जो बैंक है उन बैंकों में बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ रहता था कि उनको ये प्रायोरिटी सेक्टर को बेचना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। अब आरबीआई ने एक नई व्यवस्था जो है वो लेकर आई, क्योंकि देखो कुछ बैंक हैं जो कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, ये गांव के अंदर या गांव के जो कस्बे हैं उनके अंदर उनकी ब्रांचेस होती है, और उनके लिए ये पीएसएल को ऋण देना उनके लिए बहुत आसान है। जैसे मान लो एसबीआई है, आपको लगभग लगभग हर कस्बे के अंदर एसबीआई का जो है वो ब्रांच मिल जाएगी। पर आपने एचडीएफसी की या आईसीआईसी की इनके जो है वो ब्रांचेस ऐसे हर कस्बे के अंदर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो तो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, और एम्प्लॉइज हैं तो उनको तो जहां पर ट्रांसफर कर दिया, आपको उस ब्रांच में जाना है तो वहां जाना ही है। आप ये नहीं कहोगे कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, रहने तो मेरे को नहीं जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पर। आप एसबीआई के एम्प्लॉय हो तो आपको जो है उसमें जाना पड़ेगा। पर अगर आप जो है एचडीएफसी के एम्प्लॉय हो और आपको ये किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भेज दे के बांसवाड़ा भेज दे के लो जाओ वहां जाओ, और वहां पर जाकर जो है वो कोई कस्बा है वहां पर जाकर आपको ऋण देना पड़ेगा, तो वो कहेगा छोड़ो अपने एचडीएफसी, आज ही रिजाइन कर देंगे, ये रिजाइन कर दिया मैं तो दूसरा बैंक ज्वाइन कर लूंगा। तो व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे बैंक में चला जाएगा, उसकी जरूरी थोड़ी कि इसी में रहना है। तो ये प्राइवेट जो बैंक होगा उसके लिए ये कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जबकि इनके लिए ये कार्य करना क्या बहुत आसान है। तो यानी कुछ बैंक तो ऐसे हैं जो कि ये कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं, और कुछ बैंकों के लिए ये थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करें, तो एक नई व्यवस्था जो है वो लेकर आए। जैसे मान लो ये एसबीआई है, ये प्रायोरिटी सेक्टर को 45% ऋण दे रहा है। ये कितना दे रहा है, 45% ऋण दे रहा है। और ये एचडीएफसी है, ये प्रायोरिटी सेक्टर को 35% ही दे पा रहा है। प्रायोरिटी सेक्टर को मात्र कितना ऋण दे पा रहा है, इसे ढूंढ ढूंढ के लोगों को ऋण दिए, पर फिर भी कितने ढूंढ पाया, ये 35% ऋण दे पाया। अभी भी इसके पास 5% की कमी है। अब आरबीआई पूछेगा तो इसका बोला दंड लगाएगा। तो अब ये क्या करे, तो ये क्या करे, और ये ज्यादा दे रहा है अपने उस लिमिट से, तो ये वाला जो बैंक है वो इसको कुछ क्रेडिट दे देगा, या फिर इसको कहते हैं सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट जारी करेगा और उस सर्टिफिकेट पे लिख देगा कि हाँ 5% है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ये क्या करेगा, ये बैंक इसके पास जाएगा एसबीआई वालों के पास में, और एसबीआई वालों से जाकर वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीद लेगा। और जब आरबीआई इनसे पूछेगा लो बताओ भाई तुमने क्या किया, तो ये एचडीएफसी क्या जवाब देगा, ये कहेगा ये देखो ये तो 35% का तो हमारा ये हिसाब रहा कि भाई हमने इतने दिए हैं, और 5% के हमारे पास में क्या है, सर्टिफिकेट है। तो 5% का क्या दे दिया, सर्टिफिकेट। यानी ये काम मैंने नहीं किया, मेरे बदले पर ये काम किसने कर दिया है, एसबीआई ने किया। एसबीआई फ्री में नहीं देगा ये इसको, इसके क्या करेगा, पैसे चार्ज करेगा। तो एसबीआई के भी फायदा हो रहा है। अब पैसे चार्ज करेगा उसका मतलब एसबीआई की कमाई हो रही है। एसबीआई कमाई हो रही है तो एसबीआई वाले अपने जो एम्प्लॉइज होंगे उनको कहेंगे अपने तो और दो, अगली बार जो अपन को 45 को 50% दो उस पीएसएल को। तो जब 50% देंगे तो अभी तो जैसे एचडीएफसी को जरूरत है, बाद में किसी और बैंक को जरूरत होगी तो अपन उनको भी बेच देंगे, फिर किसी तीसरे बैंक को जरूरत होगी उसको बेच देंगे। फिर जैसे एसबीआई वाले अगर इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं तो इनको देखते देखते पीएनबी वाले कहेंगे यार अपन क्यों बैठे हैं फालतू ही। पीएनबी का जो एमडी होगा वो अपने जितने मैनेजर होंगे उनको बुलाएगा और वो कहेगा अगर तुम भी गो और गांव के अंदर जा जाके अपने ऋण दो, क्यों, और जितनी अपनी ये जो पीएसएल की लिमिट है उससे ज्यादा ऋण दो, ताकि हम जो एडिशनल जितना भी होगा उसको सबको सर्टिफिकेट बनाकर क्या कर सकते हैं, इन बाकी प्राइवेट बैंकों को बेच सकते हैं। और प्राइवेट बैंक के लिए भी वो इतना कॉस्टली नहीं है, हालांकि खरीद तो रहा है परंतु वो कॉस्टली नहीं है। क्यों नहीं है, दो कारणों से। एक तो वो आरबीआई की उस पेनल्टी से बच गया, और दूसरी बात कि अगर वो उसको पूरा करता, ये 5% पूरा करने के लिए उसको किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ब्रांच खोलनी पड़ती, और ग्रामीण क्षेत्र में ये ब्रांच खोलेगा तो उस ब्रांच को मैनेज करने में जो खर्चा लगेगा वो ज्यादा होगा। कि आपने अगर किसी व्यक्ति को आप वहां भेजना चाहते हो, किसी गांव के अंदर किसी कोई ब्रांच आपने ओपन किया और वहां भेजना चाहते हो, तो सामान्य आदमी तो नहीं जाएगा,
तो आपको जो मैनेजर भेजोगे उसकी तनख्वाह क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। वहां पर आपका जो ब्रांच होगा उस ब्रांच की आपको सुविधाएं, उसके अंदर एसी लगाने पड़ेंगे, वहां पर सारी सुविधाएं जो है वो करनी पड़ेगी, तो ये खर्चा आपका ज्यादा है। तो इस वजह से ये खर्चे से भी बच गए, ये खर्चे से बच गए, आपको उधर एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या करो, अपना काम करो और बाकी जो बच जाए उसको किससे कर लो, किसी दूसरे बैंक से खरीद लो। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। मतलब ये मान लो जैसे कि आपको एग्जाम है, एग्जाम में कुछ नंबर है आपके पास में, 33% पास होने के लिए जरूरी है, एक आदमी के 30% ही आए हैं और एक आदमी के 93% आए हैं, तो ये उस 93 वाले को यार तू क्या करेगा इतने एक्स्ट्रा 3 का, तो 93 90 बराबर ही होते हैं, तो ऐसा करिए जो 3% है ये मुझे बेच दे, और वो क्या कर दे आपको 3%। मान लो ऐसी कोई व्यवस्था हो, अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो तो आदमी उससे खरीद ले और खरीद कर ये भी पास हो जाए और इसके भी इतना कोई खास नुकसान नहीं हुआ, और अगली बार ये कोशिश करेगा कि यार अपन 3% ही बेच पाए, अपने 100% लो, ताकि अपन और ऐसे कई लोगों का भला कर सकेंगे। तो इस ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को नाम क्या दिया जाता है, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट नाम जो है वो दिया जाता है। लिखो देखें इसको, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। एनबीएफसी एमएफआई क्या है, अरे अभी नहीं पता करना है, बाद में बताएंगे। मुद्रास्फीति अपस्फीति क्या है, ये बाद में बताएंगे। महंगाई होती है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, और अपस्फीति का मतलब होता है मंदी। शुरू में बताया था, जब कीमतें गिरने लग जाए तो उसका मतलब अपस्फीति, और कीमतें बढ़ रही है इसका मतलब मुद्रास्फीति। प्रियोरिटी लैंडिंग, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, यह व्यवस्था 2016 में शुरू की गई। इट वाज लॉन्च्ड इन 2016, प्रियोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट। हम्म, यह व्यवस्था 2016 में शुरू की गई। प्राथमिक क्षेत्र में banks which give more loan than their target in priority sector, प्राथमिक क्षेत्र में अपने लक्ष्य से अपने अपने लक्ष्य से अधिक ऋण देने वाले बैंक पीएसएल प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। बैंक्स विच गिव मोर लोन देन देयर टारगेट इन प्रायोरिटी सेक्टर, दे कैन इश्यू पीएसएल सर्टिफिकेट्स। प्राथमिक क्षेत्र में अपने लक्ष्य से अधिक ऋण देने वाले बैंक पीएसएल प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। जो बैंक अपने प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य, banks which are not able to achieve, जो बैंक अपने प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, banks which are not able to achieve their priority sector target, जो बैंक अपने प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, वे पीएसएल प्रमाण पत्र खरीद सकते हैं। Banks which are not able to achieve their priority sector target can purchase PSL certificates. जो बैंक अपने प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, वे पीएसएल प्रमाण पत्र खरीद सकते हैं। ठीक है, अब फिर खरीदेंगे टाइप्स वाइज, तो लिखने की अब जरूरत नहीं है।
वैधता कितनी होती है इसकी? 1 साल। वैधता 1 साल, वैलिडिटी 1 ईयर। और ये कहां पर खरीद सकते हैं, ये कहां बेचते हैं? ये क्या हर बैंक जाना पड़ेगा? इसके लिए आरबीआई का एक सॉफ्टवेयर है, आरबीआई का एक सॉफ्टवेयर है जिसका क्या नाम है? ई कुबेर। आरबीआई का सॉफ्टवेयर है ई कुबेर, उसके ऊपर आप जाकर खरीद और बेच सकते हो। खरीद और बिक्री ई कुबेर पर की जाती है। सेल एंड परचेज इज डन एट ई कुबेर। खरीद और बिक्री ई कुबेर पर की जाती है, जो कि आरबीआई का सॉफ्टवेयर है, विच इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ आरबीआई। खरीद और बिक्री ई कुबेर पर की जाती है, जो कि आरबीआई का सॉफ्टवेयर है। यह है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन कहते हैं सी ए आर। अगला कॉन्सेप्ट लिखो, सी ए आर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। ये क्या होता है? तो देखो, अपन ने कहा कोई भी बैंक जब बनाते हैं तो बैंक के अंदर उसका जो मालिक होता है बैंक का, वो क्या लगाता है? पैसे लगाता है। और बैंक बैंक का जो मालिक पैसे लगाता है उसको अपन क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और इधर से बैंक में पैसे कहां से आते हैं? जमा करता हूं क्या आते हैं, और बैंक क्या करता है? इससे लोन देता है। ये बैंक की सामान्य फंक्शनिंग जो है वो होती है। अब सपोज करो कि ये जो बैंक वाला व्यक्ति है, इसने 1 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, और फिर इसका बैंक चल पड़ा, बैंक चल गया, लोगों ने जमा कराने शुरू कर दिए, 1000 करोड़ रुपए आ गए इसके पास में, और इसने 1000 करोड़ किसमें दे दिए? ऋण में दे दिए। अब ऋण में दे दिए तो ये ऋण तो जो है वो क्या है? रिस्क है इसमें। और रिस्क का मतलब ये क्या हो सकते हैं? डूब सकते हैं। और डूब सकते हैं, और ये डूब गए सारे के सारे पैसे, तो क्या होगा? डूब गए तो डूब गए। अब ये जो है वो जमा करता यहाँ आएंगे, और यहाँ आएंगे तो उनको नहीं मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा तो वो अब क्या कर सकते हो ज्यादा? खैर, और दूसरी कुछ व्यवस्थाएं होती है, पर ये सामान्यतया सोचो कि भाई वो कुछ नहीं कर सकते, तो भाई अब उसके पैसे डूब गए। अब पैसे डूब गए, पर इस मालिक का क्या लगा? इसका तो कुछ नहीं लगा। इसने तो भाई जब तक ऋण आ रहा था पैसा, तब तक ब्याज में पैसे कमा रहा था, और इतने पैसे कमा लिए प्रॉफिट के अंदर की उसका 1 करोड़ तो जो है कब का ही निकल गया, और उससे तो और ज्यादा पैसे आ गए उसके पास। तो उसने शुरुआत में तो मात्र 1 करोड़ ही लगाए थे, और उसने अपने वाले पैसे तो पहले ही निकल गए, उसके प्रॉफिट आ गया उसके। और अब वो जम के जो है लोन देता जा रहा है, जो भी कोई आए लोन ले जाओ, लोन ले जाओ, लोन ले जाओ, और हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर दे रहा है, उसको लालच में आया हुआ है। तो इस व्यक्ति का तो कुछ लगा ही नहीं, और ये पैसे डूबे तो किसके डूबे? जमा करता हूं कि डूबे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कुछ रिस्क तो कौन ले? ये मालिक भी तो ले। और ऐसा नहीं है कि आपके पास जितना पैसा आया सारा का सारा आप ऋण में दे सकते हो। अगर आपको ऋण देना है, जितना आपको ऋण देना है, उसका कुछ अनुपात किस में रखना पड़ेगा? आपको कैपिटल के रूप में रखना पड़ेगा, यानी आपको भी अपनी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। इसको कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। की पूंजी, कितनी पूंजी जो है पर्याप्त है। जैसे मान लो कि इन्होंने, अगर आरबीआई ने नियम निकाल दिया कि जो सीएआर है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये 10% है। कितना है? 10%। अब 10% है, इसका मतलब है कि अगर 1000 करोड़ रुपए आपको लोन में देने हैं, तो आपको 100 करोड़ रुपए किसमें रखने पड़ेंगे? पूंजी में रखने पड़ेंगे। आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ रुपए की कैपिटल होगी, क्योंकि 1000 का 10% कितना होता है? 100 करोड़।
तो 100 करोड़ जब कैपिटल में होगी ना तभी दे सकते हो इतना। अगर 1 करोड़ कैपिटल में है तो फिर कितना दे सकते हो? मात्र 10 करोड़ ही दे सकते हो, इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सीएआर कितना है? 10% रखा हुआ है। यानी भले ही आपके पास जमाएं तो खूब आ गई हो, पर फिर आप लोन नहीं दे सकते। अगर आपको लोन देने को बहुत ज्यादा इच्छा कर रही है, मेरे को लोन देना ही है, इतने सारे पैसे आए हुए हैं मेरे पास में, तो अपनी कैपिटल बढ़ा दो। तुमने इस बैंक से पैसे कमाए भी तो हैं, तो बैंक से कम पैसे कमाए हैं तो बैंक के अंदर थोड़ा पैसा बढ़ाओ। तो अपनी कैपिटल को आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप इसको 100 करोड़ कर दोगे तो फिर हाँ, फिर आप जो है वो 1000 करोड़ दे सकते हो। फिर आपको मन करेगा 1000 करोड़ नहीं, मेरे को 10,000 करोड़ देने हैं, तो इधर बढ़ाओ, अपने कैपिटल को बढ़ाओ। तो जितना आपको, और ये कौन बताएगा ये 10% होगा कितना होगा? आरबीआई बताती है। तो आरबीआई ये देखती है कि सारा का सारा रिस्क जो है वो किसका नहीं होना चाहिए? डिपॉजिटर का नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो मालिक है उसकी भी कुछ ना कुछ रिस्क होनी चाहिए। तो उसकी कितनी रिस्क हो गई यहां पर? 10% हो गई ना, कि अगर पैसा डूबा तो 10% तो उसका खुद का भी डूबेगा। तो इस वजह से इसको रखने का जो नाम होता है उसको अपन कहते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। है समझ में? लिखो देखो, बैंक्स हैव टू मेंटेन, बैंकों को अभी तक क्या समझ में आया तुम्हारे, वो बताओ दे। एक बैंक है और उस बैंक के पास में उसका मालिक होता है, मालिक कुछ पैसे लगाता है ना, कौन है? हाँ, बैंक के मालिक ने जो पैसे लगाए उसको अपन क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। ये क्या है? पूंजी है। अब बैंक को जितने भी लोन देना है, जितना भी पैसा लोन के अंदर देना है, ऋण के अंदर देना है, उसका कुछ अनुपात किसके रूप में रखना होगा? पूंजी के रूप में रखना होगा। जैसे आपने देखो ये समझा ना कि जितनी जमा आई उसका कुछ अनुपात किसके रूप में रखना है? CRR के रूप में बैंक के पास जमा करा दो। पर ये तो किसका अनुपात होता है? जमाओं का, कि कितनी जमाएं आई। अब यहां पर बैंक ने, आरबीआई ने एक नियम निकाल रखा है और वो ये कहता है कि भाई जितना आपको लोन देना है उसका कुछ परसेंट कहां पर रखना पड़ेगा? आपको पूंजी में रखना पड़ेगा। अब सपोज करो कि अगर ये 10% रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है? 10%, और आपको लोन देना है 1000 करोड़ का, तो 1000 करोड़ का 10% कितना होता है? 100 करोड़। यानी आपकी पूंजी कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ होनी चाहिए। अगर आपकी पूंजी में 100 करोड़ रुपए नहीं है, आपने पूंजी के रूप में उस बैंक में अपनी तरफ से अपनी जेब से 100 करोड़ रुपए नहीं लगाए, तो आप जो है वो 1000 करोड़ का लोन नहीं दे सकते। और अगर आपको इसको बढ़ाना हो, इसको बढ़ाकर जो है वो 100 करोड़ की जगह कितना करना हो? 10,000 करोड़ करना हो, तो आपको ये पूंजी कितनी करनी पड़ेगी? 1000 करोड़। अगर इसको बढ़ाकर जो है वो 1,00,000 करोड़ करना हो तो 10,000 करोड़ यहां से लगे। यानी कुछ ना कुछ पैसा आपका खुद का भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू में थोड़े बहुत पैसे लगाए थे, उससे मैंने बैंक चला लिया, अब मेरे शुरू में ब्याज में पैसे आ गए, मेरी प्रॉफिट हो गया और मेरा प्रॉफिट होकर अपने तो जो पैसे निकल गए, अब अपन आराम से बैठे हैं। अब अपन जनता का पैसा ले रहे हैं और जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं और उससे पैसा आ रहा है, तब तक तो ठीक है। और फिर व्यक्ति जब ऐसा करेगा, खुद का पैसा है ही नहीं उसका, तो क्या करेगा वो? अगर तुम्हारा खुद का पैसा नहीं हो तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा किसको देगा? रिस्क वाले सेक्टर में ज्यादा पैसे देगा कि भाई डूब गया तो डूब गया, डूब गया, डूबने तो अपने कौन से खुद का घर का है। भाई ऐसा तब होगा ना कि भाई जब वो आपके खुद के पैसे, अगर खुद के पैसे लग रहे हो, देखो जैसे इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का बैंक होता है वो फालतू रिस्क के अंदर पैसे नहीं देता, बहुत सोच समझ के पैसे देता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में पैसा किसका लगा हुआ? उसके मालिक का पैसा भी है, और मालिक का पैसा है तो वो हर किसी को जो है वो लोन नहीं देने लगेगा, वो बहुत ज्यादा जो है सोच समझ के पैसे देंगे। जबकि सरकारी बैंक जो होंगे वो क्या करेंगे? वो दे दो अपने, क्या है, क्योंकि सरकारी बैंक का मालिक कौन है? सरकार। और सरकार किसकी है? जनता की। तो पैसा जनता का है, जनता को दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निजी क्षेत्र वाला व्यक्ति ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी जेब से अगर पैसा चला गया तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से बैंक जो है वो ऐसे रिस्क ना लें, इसलिए एक व्यवस्था लेकर आए जिसको अपन क्या नाम देते हैं? CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि कितनी आपकी जो है वो कैपिटल होनी चाहिए। आया समझ में? अब अभी भी नहीं आया? अभी नहीं आया तो देखो, बैंक्स हैव टू मेंटेन देयर ओन कैपिटल, बैंकों को अपनी जोखिम वाली संपत्ति एक निश्चित प्रतिशत तक, बैंक्स हैव टू मेंटेन
their own capital up to banks have to maintain their own capital up to a certain percentage of their risky assets. बैंकों को अपनी जोखिम वाली संपत्ति या परिसंपत्ति एक निश्चित प्रतिशत तक अपनी पूंजी बनाए रखनी होती है। सीएआर की अवधारणा को बेसल मानकों के तहत अपनाया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीआर इज अडॉप्टेड अंडर बेसल स्टैंडर्ड्स। सीएआर की अवधारणा को, सीआर का मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इस अवधारणा को बेसल मानकों के तहत अपनाया गया है। ठीक है, अब बात आ गई नई बेसल मानक। ये क्या होते हैं? तो देखो ये जो आइडिया है कि आपको जो ऋण दे रहे हो उस ऋण का कुछ प्रतिशत कैपिटल के रूप में रखना होगा, ये हमको किसने बताया? ये क्या आरबीआई के दिमाग में आई ये बात? तो सीधे सीधे आरबीआई के पहले नहीं आई। ये दिमाग जो किसने लगाया? ये एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस नाम का ये बैंक है। ये अंतरराष्ट्रीय जितने भी केंद्रीय बैंक है दुनिया के अंदर, हर बैंक है, हर बैंक का कोई केंद्रीय बैंक है। जैसे हर देश का, जैसे भारत है, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, यूएसए का केंद्रीय बैंक है उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं। तो इस तरीके से हर देश जो है उस हर देश के अंदर केंद्रीय बैंक है। सभी देशों के जो केंद्रीय बैंक है उनकी एक संस्था है जिसका नाम है बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। और ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल, वहां पर स्थित है। ये जो उसका ये बिल्डिंग है ये कहां पर है? बेसल में। और बेसल कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के बेसल शहर के अंदर ये एक बैंक स्थित है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और इसके द्वारा जो है वो ये मानक निकाले जाते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए किसी देश के अंदर, या कोई बैंक है तो उस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए। तो ये अपने मानक निकालते हैं और जो आपके केंद्रीय बैंक है वो चाहे तो उन मानकों को अपना सकते हैं। तो हमने भी जो है किसको अपना लिया? बेसल मानक जो है बेसल मानकों को अपना लिया। इसको अपनाने से फायदा क्या हुआ? इसको अपना रहे हैं अगर हम, तो इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे बैंक बहुत सुरक्षित हैं, हमारा बैंकिंग तंत्र या हमारा वित्तीय तंत्र जो है वो कमजोर नहीं है, कि भाई हमारे यहाँ पर हमने सुरक्षा के जितने मेजर्स होते हैं या जितने भी उपाय होते हैं वो सारे उपाय कर रहे हैं। और उसके लिए हम कौन से मानक अपना रहे हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो मानक अपना रहे हैं। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मानक बनाने वाली संस्था कौन सी है? बीआईएस। जैसे मान लो कि आपको कोरोना है, कोरोना की वैक्सीन, तो कोरोना की वैक्सीन को मान्यता दे रहा है डब्ल्यूएचओ। तो अगर डब्ल्यूएचओ मान्यता दे रहा है इसका मतलब वो वैक्सीन काम की है। ठीक है, तो जैसे वहां पर डब्ल्यूएचओ मान्यता दे रहा है और अगर आपकी वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दी इसका मतलब आपकी वैक्सीन ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वैसे ही आपके बैंकिंग क्षेत्र सही है या नहीं है उसके लिए मानक कौन बनाता है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। और ये स्थित कहां पर है? स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में। और बेसल शहर में इसलिए उन मानकों को नाम क्या दे देते हैं अपन? बेसल मानक दे देते हैं। तो ये जो सीएआर की अवधारणा है ये किस मानक के तहत अपनाई गई है? बेसल मानकों के तहत अपनाई गई है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बात लिख लो। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस। स्थापना 1930, established in 1930। स्थापना 1930। मुख्यालय, हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड का बेसल शहर, बेसल सिटी इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का
बेसल शहर, बेसल सिटी इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का बेसल शहर। यह केंद्रीय बैंकों का एक संगठन है। इट इज, यह केंद्रीय बैंकों का एक संगठन है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक्स। ये केंद्रीय बैंकों का एक संगठन है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक्स। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? उद्देश्य, बैंकिंग क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, टू प्रमोट रिसर्च इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, टू प्रमोट रिसर्च इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए एंड टू इशू इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, तथा बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी करना। एंड टू इशू इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, तथा बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी करना। उन्नीस सौ 96 में आरबीआई इसका सदस्य बना। आरबीआई बिकेम मेंबर ऑफ बीआईएस इन 1996। 1996 में आरबीआई इसका सदस्य बना। In 1996, RBI became its member. इसके दिशा निर्देशों को, its guidelines are called, इसके दिशा निर्देशों को बेसल मानक कहा जाता है। Its guidelines are called बेसल स्टैंडर्ड्स। तो ये बेसल मानक जो है वो इसने कितनी बार जारी किए अभी तक? 3 बार जारी किए। पहली बार बेसल 1 जारी किया गया था 1988 में, दूसरा बेसल 2 जारी किया गया 2004 में, और तीसरा बेसल 3 जारी किया गया 2010 में। यानी वर्तमान में कौन सा मानक है इसका? बेसल 3। देखो, दिशा निर्देशों को बेसल मानक कहा जाता है। बेसल 1 1988 में, बेसल 1 1988, बेसल 2 2004। बेसल 2 2004 में और बेसल 3 2010 में। अब क्या इसने एक बार जारी कर दिया तो सभी बैंकों को मानना ही पड़ेगा? केंद्रीय बैंकों को बाध्यकारी नहीं है भाई। ये तो स्टैंडर्ड जारी करता है कि भाई देखो हम तो ऐसा बना रहे हैं, ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आपको मानना हो तो मान लो, नहीं मानना हो तो मत मानो। आपको जो है ऐसा बाध्यकारी, पर अगर आप मानोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अगर मान लोगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, नहीं मानोगे तो उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी विश्वसनीयता जो है उतनी नहीं रहेगी। तो इसलिए इसके जो सदस्य देश हैं उनके लिए बेसल मानकों को मानना अनिवार्य नहीं होता। पर अगर उसका एक बार केंद्रीय बैंक ने कहा कि नहीं हम तो मानेंगे, और केंद्रीय बैंक अपने बैंक सारे जो जितने भी उसके अंदर बैंक आते हैं उसके अंडर में उनको दिशा निर्देश जारी कर दे कि आपको मानना ही पड़ेगा, हाँ उनको फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि वो तो किसी बात मान रहे हैं अपने बॉस की। उनका बॉस तो जैसे भारत के अंदर जितने बैंक हैं उनका बॉस कौन है? आरबीआई। और आरबीआई का ये बॉस नहीं है, आरबीआई तो खुद इसका सदस्य बना है। तो ये उस आरबीआई को ऐसे पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगा सकता कि आपने क्यों नहीं मानी हमारी बात। तो इसके पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है।
हालांकि ये एक भाई अच्छे भले हो तो चलो हमारी ये बात है और ये अच्छी बात है, आपको मानना हो तो ठीक है, नहीं तो मत मानो। तो इसका मतलब ये बाध्यकारी नहीं होता। देखो बेसल मानक सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है। बेसल स्टैंडर्ड्स आर नॉट मैंडेटरी या आर नॉन बाइंडिंग ऑन मेंबर्स। बेसल मानक सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यदि केंद्रीय बैंक उन्हें लागू करने का निर्णय लेता है, बट इफ सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू इम्प्लीमेंट देम, यदि केंद्रीय बैंक उन्हें लागू करने का निर्णय लेता है, इफ सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू इम्प्लीमेंट देम, यदि केंद्रीय बैंक उन्हें लागू करने का निर्णय लेता है, तो बैंकों को उनका पालन करना अनिवार्य है। देन बैंक नीड्स टू फॉलो देम, तो बैंकों को उनका पालन करना अनिवार्य है। और भारत में पहली बार बेसल मानकों को कब बनाया गया? 1999 में, 1988 सॉरी 99 में। भारत ने 1999 में बेसल मानक अपनाए। इंडिया अडॉप्टेड बेसल स्टैंडर्ड्स इन 1999। भारत ने 1999 में बेसल मानक अपनाए। और वर्तमान में क्या लागू है? बेसल 3। वर्तमान में बेसल 3 को लागू किया जा रहा है। एट प्रेजेंट बेसल 3 इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। वर्तमान में बेसल 3 को लागू किया जा रहा है। प्रेजेंटली बेसल 3 इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, इम्प्लीमेंटेशन। आई है क्या ये? ठीक है। और ये बेसल 3 के अनुसार सीएआर कितना होना चाहिए? 8%। जैसे मैंने एग्जांपल में तो कितना बताया 10, पर उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बेसल 3 के अनुसार जो कितना बता रखा है 8% होना चाहिए। लिखो बेसल 3 मानकों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बेसल 3 स्टैंडर्ड्स, बेसल 3 मानकों के अनुसार सीएआर 8% होना चाहिए। तो बेसल 3 तो कहता है कि सीआर कितना होना चाहिए? 8%। पर आरबीआई कह रहा है कि हम इससे भी बढ़कर काम करेंगे, हम अपनी विश्वसनीयता को और बढ़ाएंगे। इन्होंने तो सिर्फ 8 ही कहा है, और अभी देखो हम तो जलवे और ही हमारे। तो आरबीआई ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को तो 9% और सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उनको कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 12% मेंटेन करना पड़ेगा। आरबीआई के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आरबीआई के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए सीएआर 9% होना चाहिए। निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए सीएआर 9% होना चाहिए, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, एंड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीआर 12% होना चाहिए। तो उन्होंने निजी क्षेत्र के बजाय ज्यादा जो है किसका रखा है? सीआर पब्लिक सेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा रिस्की जो है वो कौन है? पब्लिक सेक्टर वाले ज्यादा रिस्की होते हैं।
वो जो है ज्यादा इस प्रकार के रिस्क वाले लोन जो है वो ही देते हैं। प्राइवेट वाला तो उसके खुद के पैसे लग रहे हैं तो 1 रुपया ही इधर का उधर नहीं दे। पर पब्लिक सेक्टर वाले हैं तो उनका खुद का पैसा तो है नहीं, जनता का पैसा है, तो कई बार हो सकता है कि उस बैंक का जो एमडी हो वो इस प्रकार के ऋण देने के लिए तैयार है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए तय करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हम्म। हम्म।